इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा बैठा रहता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसको चारों तरफ मछली रखी रहती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि जिस तरह मैं सफर किया हूँ तुम्हें भी सफर करना ही होगा। और वो गेट का वो शिप के अंदर एंट्री करते ही रहता है। तभी चू फ्योंग का नींद खुल जाता है और वो देखता है कि सोंग चा वहीं पे बैठी हुई है उसके बगल में। सोंग चा चू फ्योंग से पूछता है क्या हुआ, तुमने कुछ बुरा सपना देखा है क्या? चू फ्योंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं। तो सोंग चा बोलते कि बहुत रात हो चुकी है, मुझे जाना होगा। वो जाने लगती है तो सोंग चा उसको पकड़ कर बोलता है क्या तुम जब चाहोगी आओगी मेरे रूम में, जब चाहोगी जाओगी। उसके करीब जाकर बोलता है मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या? फिर बोलता है कि जब तक मैं ना सो जाऊं तो मेरे बगल में ही बैठी रहोगी। वो बोल कर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे सोंग चा अपना रेस्टोरेंट में कैफे रेस्टोरेंट में मॉर्फिंग कर रही थी। वही नक्चरी वाली कलीग आती है, उसको सुनाने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम सोंग चा को जानते हो तो हम लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिट होगा, पर तुम्हारा तो वो वाला बॉयफ्रेंड सब काम बिगाड़ दिया। पहले तो वो ध्यान नहीं देती है लेकिन बार बार उसको बहुत कुछ बोलती है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। अपना मॉफ उसको दे देती है, बोलती है कि तुम सफाई करो और वो जाने लगती है। वो मॉफिंग से लग कर वो नक्चरी वाली कलीग गिर जाती है। इसके फिर हम देखते हैं सोंग चा खाना बना रही थी, तभी गेट नॉक होता है तो वो जाकर ओपन करती है। उसको लगता है चू फ्योंग आया होगा, पर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम जेनिफर रहता है। जेनिफर वही लड़की रहता है जो चू फ्योंग की एक्स गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। और वो आते ही घर के अंदर एंट्री कर जाती है और वो सोंग चा को मेड समझ लेती है, उस लगेज अंदर लाने के लिए बोलती है। सोंग चा से पूछना चाहती थी कि तुम कौन हो, पर बोलती कि तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है, अब मुझे भूख लगा है, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो। तभी वहाँ पे चू फ्योंग आता है, बोलता है सोंग चा मैं तुम्हें बोला हूँ ना कि गेट खोला मत छोड़ो। चू फ्योंग ये भी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कितना डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ पे जेनिफर आती है, उससे लिपट जाती है। वो कितना कोशिश करता है उसको हटाने के लिए पर वो तो चिपकी जा रही थी और बोलती है तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें कितना याद करती थी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो बेचारा चू फ्योंग उसको तो हटा ही जा रहा था। जेनिफर सोंग चा से बोलती कि तुमने खाना बना लिया, चलो हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग के लिए तुम खाना लगाओ। अपने हस्बैंड को दूसरे लड़की के इतना करीब देखकर जेलस होगी और कोई भी जेलस होगा अपने हस्बैंड ने किसी और के साथ देखने के बाद। वो वहाँ से चली जाती है। चू फ्योंग उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है पर जेनिफर तो उसको छोड़ती ही नहीं है। ये सब देखने के बाद जेनिफर बहुत मुस्कुरा रही होती है। जब सोंग चा गुस्से से बाहर निकलती है और वो चू फ्योंग को बहुत बुरा भला बोल रही होती है, तभी उसकी मम्मी को फोन आता है और बोलता है बेटा जल्दी आओ वरना तुम्हारी मम्मी मर जाएगी। तो सोंग चा बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। इधर चू फ्योंग बोलता है जेनिफर से कि तुमको बिना परमिशन है किसी घर के अंदर ऐसे एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो जेनिफर बोलती तुम्हें पता है मैं प्लेन से डायरेक्टली लैंड होने के बाद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तो चू फ्योंग बोलता है हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जेनिफर बोलता है नहीं मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ और जाते जाते अपना होटल का कार्ड दे देती है जिस होटल में वो स्टे की हुई है और बोलती है कि मेरा लगेज तुम भिजवा देना उसी होटल में। इधर सोंग चा अपने माँ से मिलने के लिए आई होती है। उसकी माँ बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि स्टॉक पर पैसा लगाने से डबल हो जाते हैं, तो मैंने वहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और सारा पैसा डूब गया। मेरे पास इतने तक पैसे नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा भाई का हॉस्पिटल का भी पेमेंट करो, ना इस घर का रेंट दे पाऊंगी, प्लीज तुम चू फ्योंग से बोलकर कुछ पैसे लेकर आओ ना। जिस पर सोंग चा पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती, आप ऐसा कैसे कर सकती, मेरे भाई का पेमेंट भी आप पूरा डुबा दी। जिस पर उसकी माँ बहुत कुछ सुनाती है कि तुम कैसी बेटी हो, इतनी हेल्प नहीं कर सकती हो, अगर बहुत बोलती है और लास्ट में भी बोलती है अगर तुम चू फ्योंग से पैसा लेकर नहीं आई तो मेरा अपना भाई का डेड बॉडी देखोगी। तो बोल कौन से चली जाती है। फिर तो चू फ्योंग सोंग चा को बहुत कॉल करता है पर वो कॉल ही पिकअप नहीं करती है। तो चू फ्योंग बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत स्पॉइल कर दिया। नेक्स्ट डे डायरेक्टली चू फ्योंग सोंग चा के जहाँ पे काम करती रेस्टोरेंट वहाँ पे पहुँच जाता है। चू फ्योंग सोंग चा को पकड़ कर बोलता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिकअप किया, कल रात को तुम कहाँ थी। तो सोंग चा बोलते इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, मैं कहाँ थी। तो चू फ्योंग फिर स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 5 के हिसाब से तुम्हें अपडेट देना होगा कि तुम कहाँ हो। तो वो ये भी बोलता है तुम कल जेलस हो गई थी क्या। तो सोंग चा बोलती मैं क्यों जेलस होंगी, मैं किसी चीज से जेलस नहीं हुई थी। तो फिर तुम घर छोड़ क्यों गई थी। चू फ्योंग बोलता है तो मैं ऐसे ही चली गई थी। ये भी बोलता है काम खत्म करने के बाद तुम डायरेक्टली घर आ जाना। फिर वहाँ से चले जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में जाती है तो उसकी वही नक्चरी कलीग फिर से सुनाना चालू कर देती है और वो नक्चरी कलीग ये भी बोलती है अगर तुम टाइम पर नहीं आओगी तो मैनेजर तुमको जरूर फायर कर देगी। तभी वहाँ पे मैनेजर आती है और बोलती है कांग्रेचुलेशन सोंग चा, तुम मैनेजर बन गई है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया इसलिए मैं सम्मान लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो नक्चरी फ्रेंड सुनकर एकदम रंग ही बदल देती है। वो बोलती हाँ मुझे तो पता था तुम ही मैनेजर बनोगी, ये वो बहुत कुछ बोलने लगती है, मस्का लगाने लगती है। सोंग चा बोलती मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो वही नक्चरी कलीग बोलती कोई बात नहीं, सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी गर्मी है, तुम जाओ बैठे, तुम्हारा काम मैं कर देती हूँ। तभी उस रेस्टोरेंट में जेनिफर आ जाती है और जेनिफर 20 मिलियन यॉन को ऑफर देती है सोंग चा को और बोलती है
चूफोंग को छोड़ देने के लिए। संग चाओ चेक ले लेती है और फाड़ देती है। बोलती है अगर तुमसे चूफयोंग सचमुच प्यार करता तो तुम यहाँ नहीं आती, अब मुझे चेक देखकर बोलती नहीं छोड़ने के लिए। अगर हाँ चूफयोंग मुझसे डिवोर्स लेना चाहता तो मैं जरूर डिवोर्स दूंगी। और बोलती तुम्हारी बात खत्म हो गई और जेनिफर तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनिफर स्माइल करती उठती और बोलती है मुझे पता नहीं था तो तुम इतनी बड़ी लॉस बियर करोगी, वैसे भी तुम अपने हस्बैंड को भी खो दी और पैसे को भी खो दी। और बोल वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे नेक्चुरी फ्रेंड आती है, बोलती तुमने 20 मिलियन यॉन खो दिए। तो सोंगचा बोलती तुम्हारे लिए तो पैसा ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। फिर रात में वो खाना बना रही थी सोंगचा, तो सोच रही थी कि मैंने कल बहुत बुरा बोला चूफयोंग को, मुझे उससे माफी मांगना चाहिए था। और तभी वहाँ पे चूफयोंग आ जाता है, अपना उसका हाथ मांगता है। जब अपना हाथ देती है तो ब्रेसलेट देता है डायमंड वाला, तो उसके लिए थैंक यू बोलती है। और बोलती तुम कल जो रो रही थी ना बहुत ही भद्दी दिख रही थी, इसको थैंक यू बोलती है। तो बोलती तुम बस थैंक यू से काम चला लोगी। तो पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तो उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज कर लेता है। उसको क्लोज लाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ। तो सोंगचा मना करती है, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो चूफयोंग बोलता है आर्टिकल 15 के हिसाब से हर हफ्ते में एक बार हस्बैंड वाइफ के संग शावर ले सकता है। फिर चूफयोंग बाथ टब में शावर ले रहा था, तो वहाँ पे सोंगचा आती है, बोलती कि मैं तुम्हारा बॉडी को वाइप कर देती हूँ। वो करने लगती है। वो बोलती कि तुम्हें फिश क्यों नहीं पसंद है। तो चूफयोंग बोलता है किसी को पसंद ना पसंद करने के लिए कोई रीजन नहीं होता है। सोंगचा बोलती कि तुम्हारे पास ये कोई रीजन नहीं है मुझे लाइक करने के लिए। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोंगचा पूछते तुम्हें क्या कर रहे हो। चूफयोंग बोलता कल तुम जो मेरे साथ ट्रीट किए इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोंगचा बोलते तुम्हें किसने कहा था कि तुम किसी और लड़की को हक कर लो। तभी चूफयोंग बाथटब से खड़ा होता है, तो जल्दी से फेस टर्न कर खड़ी हो जाती है। तो चूफयोंग बोलता है तुम्हें अगर इतना ही फर्क है कि दूसरी लड़की को मैं हक कर रहा हूँ तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। फिर देखते चूफयोंग सोंगचा का कुछ ज्यादा ही करीब जा रहा होता है। तो सोंगचा बोलते तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो चूफयोंग बोलता नहीं मैं कर सकता हूँ। सोंगचा बोलती ठीक है तुम्हें पहले ये बताना होगा कि तुम्हें फिश से क्यों प्रॉब्लम है, तब तुम मुझे टच कर सकते हो। तो सोंगचा खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम्हें अच्छी तरीके से पता नहीं किसी को कैसे नाराज किया जाए, और वहाँ से चले जाता है बोलते हुए कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट डे सोंगचा एक फिश का टैंक लाती है, उसमें 2 गोल्ड फिश रहता है और सोचती है कि शायद इसे देखकर चूफयोंग का जो फियर है वो खत्म हो जाए। तभी वहाँ पे चूफयोंग आता है, उसको देखकर वो फिश को मारने के लिए एक हॉकी स्टिक उठाता है। तभी सोंगचा उसको समझाती है कि तुमको 2 फिश से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूफयोंग बोलता है कि सबको अपना अपना तरीका से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो सोंगचा बोलती है कि ट्रस्ट करो, मेरा तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसको बहुत समझाती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है, बाद में वो मान लेता है। अब वो ये भी बोलती है तुम मेरे तरीके से करोगे तो तुमको जरूर बेनिफिट होगा और तुम जो कहोगे मैं करूंगी। फिर उसको फिश के पास लाती है और दोनों फिश देखते हैं। उसी टाइम चूफयोंग बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम जो बोलूंगा वो तुमको करना होगा। तो बोलती तुम क्या करवाना चाहते हो। तो चूफयोंग बोलता तुम मुझे बस हॉबी बोलो। बोलते तुम ये क्या बोल रहे हो। तो अगर तुम ये बात नहीं माने तो वो वुमन होगी जो अपनी बात को बोलकर पीछे हट गई है। वो बहुत हेजिटेट करके हॉबी बोल देती है। फिर उसकी मॉम का कॉल आता है, उसकी मॉम उसको झाड़ना स्टार्ट कर देती, तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें कहा था ना चूफयोंग से पैसे लेने के लिए, अभी तक क्यों नहीं आई हो। और वो उसकी माँ ये भी बोलती है कि तुम्हारे आसपास के चूफयोंग है। तभी चूफयोंग आता है, उसका मोबाइल को स्पीकर पर रख के टेबल पर रख देता है। उसकी माँ उसको सुनाती रहती है। चूफयोंग को भी गुस्सा आ जाता है, उसको कुछ बोलने जा ही रहा था सोंगचा की माँ को। तो सोंगचा बोलती प्लीज कुछ मत बोलो, ये प्रॉब्लम को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगी। सोंगचा बोलती मैं घर आ रही हूँ। इस बात पे चूफयोंग गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। फिर सोंगचा अपनी माँ के घर जाती है। तो सोंगचा की मॉम को बोलती तुम पैसे लेके क्यों नहीं आई हो, तुम इतनी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हो, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तुम मांगती क्यों नहीं हो पैसे। फिर सोंगचा बोलती मॉम आप हमेशा पैसे के बारे में क्यों बात करती है। तो उसकी माँ बोलती तुम्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम्हारा भाई का हॉस्पिटल भी पे नहीं हुआ है, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो सोंगचा बोलती माँ आपने जो हाउस खरीदा है ना मैं उसको बेच दूंगी, उससे भी तो पैसे आ सकते हैं ना। जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती, जोरदार एक चाटा लगा देती है। अब बोलती तुम्हें किसने बोला मेरे घर पर टच करने के लिए, अगर तुम पैसा लेकर नहीं आए तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ और भाई भी है। अच्छा एक प्लेस पर बैठ के बहुत रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं चूफयोंग अपना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। तब उसके पास सोंगचा आती है। तो चूफयोंग बोलता तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो सोंगचा बोलती हाँ मुझे 10,000 यॉन चाहिए। जब चूफयोंग उसकी तरफ घूमता है तो वो अपना फेस कवर कर लेती है। तो उसको जबरदस्ती टांग के अपने लैप पे सुलाता है, जिसकी वजह से वो फेस देख पाए। वो देखता है कि उसको किसी ने चाटा मारा है। तो सोंगचा बोलती कि तुम प्लीज टेंशन मत लो, मैं प्रॉब्लम अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। तो चूफयोंग बोलते हैं मेरे को बिल्कुल पसंद है जो चीज मेरा है कोई और हर्ट करे। नेक्स्ट मॉर्निंग में सोंगचा वो 10,000 यॉन लेके अपनी मम्मी को देने के लिए जाती है कि मम्मी बहुत ज्यादा इस पर गुस्सा कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा था 20 मिलियन यॉन लाने के लिए, तुम बस 10,000 यॉन ही लेकर आई हो। तो सोंगचा बोलती मॉम ये पैसा काफी है ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए। मॉम बोलती तुम मेरी क्या मुझे भिखारी समझ कर रखी हो। और सोंगचा ये भी बोलती कि माँ आपको हाउस बेच देना चाहिए, उससे काफी पैसे मिलेंगे। उसकी माँ बोलती फिर तुम मुझे घर बेचने के बारे में बात कर रही हो, जब तुम
तुम्हारी माँ मर गई थी तभी तुमको उसके साथ मर जाना चाहिए था। तो सॉन्ग बोलती है माम अभी क्या बोल रहे हो? तो इसकी माँ बोलती है हाँ मैं सही बोल रही हूँ, तुम मेरी रियल डॉटर नहीं है, तुम मेरी स्टेप डॉटर हो। यह सुनकर तो सॉन्ग जाकर दिल ही टूट जाता है और उसकी माँ ये भी बोलती है अगर तुम मेरी बेटी होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती, और उसको मारने के लिए जा ही रही थी। तभी वहाँ पे चूफंग आ जाता है। तभी सॉन्ग चूफंग को रोकती है और बोलती माँ तो बस ऐसे ही कर रही थी, प्लीज गुस्सा मत करो। तो चूफंग बोलते कि आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि सॉन्ग आपकी रियल डॉटर नहीं है, मैं 20 मिलियन यॉन और दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद से अब सॉन्ग को ट्रीट नहीं करेंगी ऐसा। और उसकी माँ को वार्न कर धमकी देके वहाँ से चले जाता है। जब वो लोग वापस घर आ जाते हैं तो सॉन्ग चूफंग को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। तो चूफंग बोलता है उस लेडी ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। सॉन्ग बोलती है हाँ मेरी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने ही पाल पोस के मुझे बड़ा किया है। वो बहुत सैड रहती है। तभी उसको खुश करने के लिए चूफंग अपने पहली बार वो बोलते है कि तुम मेरे लिए फिश बनाओ। यह सुनकर सॉन्ग तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसके लिए फिश बनाने के लिए चली जाती है। वो उसको खिलाने की कोशिश करती है पर वो नहीं खाता है। और वो ये भी बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग 2 दिन बाद फिश एक्वेरियम जाए, मैं तुम्हें फिश बनाने के लिए बोला, इतना ही लिमिट है, तुम ज्यादा लिमिट से क्रॉस मत करो ठीक है, अगर तुम लिमिट से ज्यादा क्रॉस किए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वरना एक्वेरियम में फेंकवा कर शार्क से खिलवा दूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तो सॉन्ग बोलते देखो मुझे फिर से धमकी देके चले गया। जब वो फिश सूप बना लेती है तो वो चूफंग को देती है खाने के लिए। चूफंग बहुत ट्राई करता है पर वो खा नहीं पाता है। उसी के सामने सॉन्ग को बार-बार कॉल आ रहा था पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है। तो चूफंग पूछता कौन कॉल करा जो तुम रिसीव नहीं कर रही हो? चूफंग बोलता मैं खाना खा लिया। तो सॉन्ग बोलते तुम खाना कब खाए? तो चूफंग बोलता है तुम जब मॉल में बिजी थी तो मैंने खाना खा लिया, और वहाँ से चले जाता है। तो सॉन्ग बोलते तो वापस आओ, तुमने तो सही से खाना नहीं खाया। नेक्स्ट डे सॉन्ग अपने रेस्टोरेंट में बैठी रहती है तो उसकी वही नक्चरी फ्रेंड मस्का लगा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सैन आते हैं। तो सॉन्ग बोलते कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से फुलफिल करूँ। तभी मिस्टर सैन बोलते कि उस दिन जो बात मैंने अधूरा छोड़ दिया था मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मुझे एक चांस तो दो। तो सॉन्ग बोलती कि हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मिस्टर सैन बोलते हैं चूफंग तुम्हें खुश नहीं रख सकता है, तुम उसे क्या पसंद करती हो? तो सॉन्ग बोलती वो मुझे पसंद करे ना करे ये मैटर नहीं करता, मैं उसे शादी कर ली और हम लोग ऐसा बीच में कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर सैन बोलते मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने अपना कन्फेस तो कर दिया, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सैन के जाने का तो नेचुरली फ्रेंड आती है और बोलती कि मैं बहुत ज्यादा तुमसे एडमायर हुई हूँ बिकॉज तुमने मिस्टर सैन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया, तुम कोई भी काम के लिए ना बोल सकती हो। इसके बाद सॉन्ग चूफंग कॉल करती है और बोलती है तुम्हें पता है आज मिस्टर सैन मुझसे मिलने आया है, और मुझे बोलता है। मिस्टर सैन को जाने के बाद वहाँ पे एक लेडी आती है और पूछती सॉन्ग कौन है? तो सॉन्ग बोलती है मैं हूँ। उसको मारने लगती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की। वो सॉन्ग को मारने लगती है। फिर वहाँ पे मिस्टर सैन आते हैं, उन दोनों को अलग करते हैं। वो लेडी बोलती कि तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो, मुझे डिवोर्स दे रहे हो। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर सैन ऑलरेडी शादीशुदा है और उनकी वाइफ। तो सॉन्ग मिस्टर सैन को बोलती है आप मैरिड है? तो मिस्टर सैन बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो रही हो, मैं ऑलरेडी तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तो मिस्टर सैन की वाइफ बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली, तुम इस लड़की का हर दिन सपना देखो पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। इसी तरह मिस्टर सैन अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से जाते हैं। जब सॉन्ग बैठी रहती है तो एक नक्चरी कलीग उसको बोलती है किसी को भी शादीशुदा हस्बैंड पे डोरे नहीं डालने चाहिए, मतलब वो अपना लेक्चर दे ही रही थी। जब उनकी वाइफ मिलती है तो यही सब चीज होता है। ये बात सुनकर सॉन्ग भी गुस्सा आता है, वो भी अच्छे तरीके से उसको जवाब देती है। वो बोलती है रूल के हिसाब से तुम एक एम्प्लॉय हो पर तुम काम बहुत ही कम करती हो और बातें ज्यादा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें इंटर्न बनाती हूँ और 3 महीने तक तुम्हारा काम देखती हूँ। अगर तुम काम सही से की तो रहोगी और नहीं करोगी तो तुम्हें मैं फायर कर दूंगी। यह सुनकर नक्चरी कलीग गुस्से से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सैंग सॉन्ग से मिलने के लिए आते हैं। तो सॉन्ग बोलती है मिस्टर सैंग हम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे क्लियर कर देना चाहिए। तो मिस्टर सैंग बोलती है मेरी ये शादी एक बिजनेस डील है, हम लोग शादी से पहले डिसाइड किए थे कि 2 साल बाद हम लोग डिवोर्स कर लेंगे, पर मेरी वाइफ का मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा और हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। तो सॉन्ग उसे अपने आप से दूर करती है और उन लोग का बात कोई नक्चरी जो कलीग थी वो किसी को बता रही थी। मिस्टर सैंग ये बोलता है मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी वहाँ पे चूफंग आ जाता है और तो मिस्टर सैंग चूफंग को बोलता है अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सॉन्ग के साथ रहना चाहता हूँ और तुम ये जो बेकार की शादी है उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। चूफंग बोलता है तुम मेरी वुमन को मुझसे चुराना चाहते हो, इसकी वजह से मुझे और अपनी वुमन में इंटरेस्ट ज्यादा होने लगा है। जब वो लोग घर जाते हैं तो सॉन्ग बोलती मैं तुम्हें क्लियर बता देती ऐसा कुछ नहीं, एक एक्सीडेंट है। चूफंग बोलते हैं मुझे लगता था कि तुम जल्दी जाती हो घर से, लेट नाइट आती हो, तो मुझे लगता है तुम काम करती हो, पर मुझे पता नहीं था तुम मैन को सेड्यूस करने जाती हो और वैसे भी तुम अपने एक्स लवर के यहाँ पे काम करती हो।
तो मैं कैसे मान लूँ कि एक्सीडेंट है। तो संगचा बोलते तुम्हें क्या बकवास कर रहे चूफियांग। तो संगचा बोलते प्लीज गुस्सा मत करो, तुमने डिनर नहीं किया होगा, मैं तुम्हारे डिनर बना दूँ। तो चूफियांग बोलते किसे पता, तुम खाने में चेहरी मिला दो। तो बोलते क्या बोल रहे हो। और फिर वो काउच पे ही सो जाती है। फिर चूफियांग अपने हाथों से नूडल बना कर लेकर आते हैं संगचा के लिए। अब बोलते मैंने पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया, खा लो। तो बोलते मैं भी बहुत थकी हूँ, मुझे नहीं खाना, और उसे कंधे पे सर रख के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैफे रेस्टोरेंट होती है कि मुझे न्यूज मिला है कि तुम अपनी रेस्टोरेंट में बहुत खराब क्वालिटी का क्रीम यूज करती हो। तो संगचा बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर एक चीज अपने पर्सनली चेक करती हूँ। वो क्रीम देखती सचमुच खराब क्वालिटी का रहता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सैंग आ जाते हैं। उसे तो समझ में आ जाता है कि ये सब करा धरा उनकी वाइट क्रीम गिरा कर चली जाती है। फिर मिस्टर सैंग और संगचा मिलकर सारा सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं कि ये काम कौन किया है। बड़ी मशक्कत के बाद वो वीडियो मिल जाता है जिसमें वो नक्सली कलीग क्रीम चेंज कर रही थी। फिर मिस्टर सैंग और संगचा उस नक्सली कलीग को वीडियो दिखाते हैं और मिस्टर सैंग की भी वाइफ वहाँ पे रहती है। वो नक्सली कलीग को बोलते है प्रूफ काफी है तुम्हें फायर करने के लिए। तो वो भी बोलती कि नहीं मेरी गलती नहीं है, किसी ने कहा था मुझे ऐसे करने के लिए। तभी मिस्टर सैंग की वाइफ बोलती कि ये वीडियो से तुम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो पुलिस कॉल कर लो। तभी नक्सली कलीग बोलती कि पुलिस से क्या जरूरत, हम लोग तो खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिससे मिस्टर सैंग की वाइफ उसको बोलकर मुझ चुप करा देती। जो मिस्टर सैंग की वाइफ होती है वो मुझे साथ रहेंगे, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। तो मिस्टर सैंग बोलते मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुका, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मिस्टर सैंग की वाइफ गुस्सा हो जाती है, वो संगचा के पास जाती है। तो मिस्टर सैंग किसी तरह बचाते हैं संगचा को अपनी वाइफ से। मिस्टर सैंग की वाइफ सारा ब्लेम संगचा पे डाल देती है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे डिवोर्स देगा, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो जाते जाते वार्न करते जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर नक्सली कलीग तुरंत दम पलट जाती है, बोलती मैं आपके साइड हूँ, अब जो बोलेंगे वही करूंगी। फिर मिस्टर सैंग घूर कर उसको गुस्से से देखते हैं तो चुप हो जाती है। संगचा से बोलती कि तुम एक इंसान के हिसाब से काम करे, तुम चाहो तो कभी भी मैं तुम्हें फायर कर सकती हूँ। वो बोलती कि आप लोग बातें कीजिए, वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद मिस्टर सैंग संगचा को टच करने की कोशिश करते पर वो साइड हो जाती है। तो संग अपना रेस्टोरेंट साफ कर रही थी, मॉपिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग आते, बोलते तुम काफी थक चुकी हो, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। मना करती, फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ ना साफ। उन लोग को बीच में कोई फोटो क्लिक कर रहा था, वो जेनिफर के पास भेजता है। फिर जेनिफर वो फोटो चूफियांग के पास भेज देती है और संगचा के बारे में बहुत कुछ बोलती है कि देखो कोई भी लड़के को सेड्यूस कर सकती है, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोलती है। चूफियांग तो ऑलरेडी चला भुना था और वो जल जाता है। तभी वहाँ पे संगचा आ जाता है, संगचा मिस्टर के बीच में बहस होता है। इसके बाद चूफियांग संगचा को लेकर बाहर आ जाता है। जब वो लोग जाते रहते हैं तो चूफियांग संगचा से पूछता है तुम क्या अभी भी मिस्टर सैंग को लाइक करती हो। तो संगचा बोलती नहीं अब मैं नहीं करती, वैसे ही मुझे तुम्हारे साथ तो शादी हो गया है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी, ट्रस्ट करो। चूफियांग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मेरे पास राइट है कि मैं कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो संगचा बोलती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ पर तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करो। और वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में संगचा जा रही होती तभी यहाँ पर चूफियांग आ जाता है, बोले तुम कहाँ जा रही हो। तो बोले मैं अपने काम पे जा रही हूँ। तो बोलते कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तू जाने लगती है इग्नोर करके। फिर बोलते कि तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। फिर वो वापस आती, अपना पर्स उसके कंधे पर टांग देती है, बनाने के लिए चली जाती है और फिश वाला खाना बनाती है। तो चूफियांग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे फिश नहीं पसंद है, तुम मुझे कब से टीज करने लगी हो, इतनी हिम्मत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। तो संगचा बोलती कि तुमने कहा था खाना बनाने के लिए, तुमने ये तो नहीं कहा था कि क्या बनाऊं। तो मुझे समझ में आया मैंने बना दिया। फिर उसको पकड़कर जबरदस्ती लेके जाने लगता है। तो संगचा बोलती तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोलते कि तुम्हें मैं प्लेस पे लेके जा रहा हूँ। फिर वो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में। तो संगचा बोलती कि ये प्लेस तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो चूफियांग बोलता तुम्हें प्लेस पसंद आया, मैं फ्यूचर में प्लेस तुम्हारे लिए खरीदूंगा, वैसे भी तुम्हें उस रेस्टोरेंट में एज ए स्टोर मैनेजर काम करने का जरूरत नहीं है, कब तक करती रहोगी वो काम। फ्यूचर में ये प्लेस अगर तुमको पसंद नहीं आया तो कैफे रेस्टोरेंट में चेंज कर सकती हो, और वैसे भी तुम मिस्टर सैंग का काम क्विट कर देना, और अगर तुमको उसी स्टोर में काम करना है तो वैसा मैं 10 स्टोर और तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। जिस पे संगचा बोलती तुम्हें दूसरों को रिस्पेक्ट करने नहीं आता है, चूफियांग हमेशा मेरा लाइफ क्यों कंट्रोल करना चाहते हो। तो चूफियांग बोलता है या फिर तुम मिस्टर सैंग को अभी तक भूल ही नहीं हो। तो संगचा बोलता है बस मैं तुमसे जो 20 मिलियन यॉन जो मेरे मॉम लिए मैं उसका बस रिपे करना चाहती हूँ। तो चूफियांग बोलता तुम्हें रिपे करने का जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी कभी नहीं कर पाओगी। बात सुनकर संगचा को बहुत बुरा लगता है, वहाँ से जाने लगती है। चूफियांग उसको रोकता है और बोलता है मेरा बात का ये मतलब नहीं था। तो संगचा बोलती क्या मतलब था, अब मैं तुमसे जब भी पैसे लूंगी मैं उसको जरूर रिपे करूंगी। वहाँ से चली जाती है और इधर में पता चलता है कि चूफियांग उसके लिए रिंग लेकर आया था देने के लिए। ये सब होने के बाद संगचा अपना वही कैफे वाला रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे मिस्टर सैंग ऑलरेडी वहाँ पे थे
वो रोती रहती है। तो मिस्टर सैंग से पूछे तुम रो क्यों रही हो, बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है? तो सॉन्ग बोलती कि हम लोग को अब डिस्टेंस रखना होगा, हम दोनों नॉर्मल सा फ्रेंड रहेंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपका जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। और बोलती कि मुझे काम पे जाना चाहिए, वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर सैंग कॉल कर जू फ्योंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर सैंग जू फ्योंग को रेस्टोरेंट में बहुत कुछ बोलते, तुम्हारी वजह से सॉन्ग खुश नहीं रहती है, सारा प्रॉब्लम की जड़ तुम, उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। यह सुनने के बाद जू फ्योंग को भी लगने लगता है कि सचमुच उसकी वजह से ही सॉन्ग उदास रहती है, हर्ट रहती है, वो ना चाहते भी उसको हर्ट कर देता है। फिर उसको थोड़ा सा मेमोरी, फिर फ्लैशबैक में वो याद करता है किस तरह से गुस्सा करता था, उसको ना चाहते भी हर्ट कर देता था। मिस्टर सैंग का बात सुनने का उसको अपने आप ही भरोसा उठ गया था। वो यही सोचता था कि मेरी वजह से ही सॉन्ग बहुत उदास रहती है, दुखी रहती है। जब सॉन्ग कैफे बंद करके वापस घर जा रही थी तभी वहाँ पे जू फ्योंग आ जाता है और बोलते कि मुझे तुमसे बातें करनी है। पर सॉन्ग बोलती मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती बिकॉज वो गुस्से में थी। तो जू फ्योंग पूछता तुम मुझसे क्या हेट करती हो? तो सॉन्ग तो गुस्से में थी, बोल रही थी हाँ। तो जू फ्योंग बोलता चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो सॉन्ग बोलती अचानक से डिवोर्स क्यों? जू फ्योंग बोलते तुम सही थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही करता हूँ, वैसे भी तुम्हें तो हमेशा से ही चाहिए था ना, कल ही हम लोग लॉयर के पास जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। जिसपे वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग उसी रेस्टोरेंट के पास जाती है जहाँ पे सुबह में वो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं और याद करके रोने लगती है, बोलती है कि फाइनली मैंने जू फ्योंग को छोड़ दिया। जब जू फ्योंग घर में रहता है तो चारों तरफ सॉन्ग को देखकर बहुत ज्यादा मिस करता है और फिश का टैंक को भी देखकर उसको बहुत मिस करता है। फिर हम देखते हैं जू फ्योंग बार में रहता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तभी वहाँ पे जेनिफर आ जाती है जिसपे जू फ्योंग बोलते तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो जेनिफर जू फ्योंग को बोलती कि मैं पूरी तरह हार गई हूँ। तो जू फ्योंग बोलता मैं किस तरीके से पर्सन हूँ? तो जेनिफर बोलता तुम्हें हमेशा से पता था तुम किस तरीके से पर्सन हो, पर तुम एक वुमेन के लिए अपने आप को चेंज कर दिए और तुम्हें एक वुमेन ने मजबूर कर दिया तुम्हें अपने आप पे डाउट करने के लिए और तुम अपने आप को चेंज भी कर रहे हो। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सॉन्ग ड्रिंक कर जू फ्योंग के बारे में सोच उसके बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सॉन्ग अपने कैफे में जाती है तो वहाँ पे देखती जेनिफर ऑलरेडी रहती है। तो सॉन्ग उसको बोलते कि हम दोनों को अलग करने के तुम्हें मेहनत नहीं करना होगा, ऑलरेडी हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। जेनिफर बोलती तुम दोनों बहुत लवली और सिली हो जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, अब मैं तुमसे मिलना चाहते थे, बिल्कुल शादी क्यों कराया, क्या रीजन है? जिसपे जू के डैड बोलते तुम्हें याद है मिस्टर सॉन्ग? जू फ्योंग से बोलते हैं। जू फ्योंग बोलते उनका तो डेट तभी हो गया था जब मैं छोटा था। जिसपे जू के डैड बोलते कि सॉन्ग उन्हीं की बेटी है। जिसपे जू फ्योंग बोलता ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जिसपे जू के डैड 20 साल पहले वाला बात उसको बताते हैं। वो बोलते कि दो कंपनी में कम्पीट होता, एक तो मेरा कंपनी था, एक मिस्टर जिंग का था। उस टाइम कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से सभी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसमें से मिस्टर जिंग का भी उसका कंपनी था। पर इस सब चीज का जिम्मेदार वो मुझे समझते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर दिया था और उसे पैसे देने के लिए मैं गया भी था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जू के डैड उसको पैसा दे रहे थे मिस्टर जिंग को। जू के डैड मिस्टर जिंग को ये भी समझाने की कोशिश करते कि ये सब जो चीज हुआ उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मिस्टर जिंग बोलते तुम्हें क्या लगता है मेरे सब पैसे के लिए किया हूँ? जो मेरे फैमिली ने इतना सफर और प्रॉब्लम हुआ उनके लाइफ में, मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ। तुम भी अपने आप को खोकर पता चलोगे कि खोना कैसा होता है। वो जू फ्योंग को मारने ही जाता तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं, जू फ्योंग को बचा लेते। इसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर जू के डैड मिस्टर जिंग को अच्छी खासी दुल्हाई लगाते हैं। इसके बाद जब मिस्टर सॉन्ग के पास आते तो उन्हें पता चलता है कि उनका तो डेथ हो गया है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है और मिस्टर सॉन्ग का लास्ट यही भी था कि उनकी एक्स वाइफ और उनकी डॉटर को ख्याल रखने के लिए, पर उनकी एक्स वाइफ का कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया जिसकी वजह से उनका मौत हो गया। उनकी जो बेटी मैंने उसे खरीद लिया 20 मिलियन यॉन में और तुम्हारे साथ शादी करा दिया, क्योंकि उनको पता था कि सॉन्ग जब बहुत अच्छी लड़की से कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। ये भी बताते कि मिस्टर जिंग जो है वो आजाद हो चुका है, वो चू फैमिली से जरूर बदला लेने का पूरा कोशिश करेगा, इसलिए हम लोग को चौकन्ना रहना होगा। सॉन्ग जब अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है तभी वहाँ पर चू की सिस्टर आ जाती है, उससे फिर बहसबाजी करने लगती है, सुनाने लगती है। सॉन्ग उसे इग्नोर करके जाती रहती है। सॉन्ग को ये भी लगता है कोई इस पे नजर रख रहा है, कोई इसका पीछा कर रहा है, पर वो चू की सिस्टर को कुछ नहीं बताती। चू की सिस्टर तो अपने ही धुन में बोली जा रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाते हैं और बोलते कि तुम चू फैमिली की मेंबर हो ना? जिसपे चू की सिस्टर एकदम सामने से आ जाती है, बोलती हाँ मैं ही हूँ और उसको पकड़ कर लेके जाने लगती है। पर सॉन्ग उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, जिसके चक्कर में चू की सिस्टर वहाँ से भाग जाती है, पर सॉन्ग वहीं पे रह जाती है। तो मिस्टर जिंग बोलते तुम तो डॉटर इन लॉ है ना चू फैमिली की, चलो मैं तुम्हें ही किडनैप कर लेता हूँ। और उसको किडनैप कर लेता है। चू की सिस्टर अपने डैड को कॉल करके बोलती डैड प्लीज मेरी हेल्प। एक आदमी ने सॉन्ग को किडनैप कर लिया है, वो अपने एड्रेस बताती है। इधर चू फैंग बोलते है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि मैंने सॉन्ग के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सॉन्ग को रखा हुआ था। तो वहीं पर
चूफंग आ जाता है। वो चारों तरफ फिश देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अपने आप को काम डाउन करता है, जिसपे सोंगचा बोलते तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो चूफंग बोलता है आर्टिकल 25 के हिसाब से हस्बैंड अपने वाइफ को मोबाइल में ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकता है। और जब उसका रस्सी खोल रहा था तो पीछे से वही मिस्टर जिंग आकर उसको मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम तो खुद ही अपने आप आकर इस ट्रैप में फंस गए हो। और उसको दोबारा मारने के लिए जाते हैं तो सोंगचा उसको पूरा कोशिश करती है रोकने के लिए, जिसके चक्कर में सोंगचा नीचे गिर जाती है। तो मिस्टर जिंग बोलते तुम उसे इतना बचाने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रही हो। तो सोंगचा बोलती ओ मेरे पति हैं। तो मिस्टर जिंग बोलते ओ अच्छा है, मैं तुम्हें एक साथ मारूंगा कि तुम दोनों का प्यार अलग ना हो। जैसे वो सोंगचा को मारने के लिए उठता है, जैसे वो सोंगचा को मारने की कोशिश करता है, चूफंग आता है पीछे से तेज मार देता है, जिसकी वजह से मिस्टर जिंग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। सोंगचा ये भी देखती कि चूफंग का डेरा है और उसको बहुत डांटने लगती तुम अकेले मुझे बचाने के लिए इतने खतरे में क्यों आ गए। जब वो नीचे गिरने लगता है तो चूफंग बोलता है सोंगचा से मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और मिस्टर सैंग ने सही बोला था कि मैं तुम जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करता हूँ। सोंगचा बोलते प्लीज चुप रहो, ज्यादा कुछ मत बोलो, तुम्हारे सर से ऑलरेडी ब्लड निकल रहा है। और लास्ट में हमारी हीरोइन अपने हीरो को लव कन्फेस कर देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद चूफंग बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत थकान हो रही, मुझे सोना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वही रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ब्रेकफास्ट किए थे। वहाँ पे सोंगचा बैठी रहती है और वो ब्रेसलेट को देखकर चूफंग के बारे में सोचती रहती है। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे चूफंग रहता है, बोलता है तुम कब उठोगे, कितनी देर हो गई, जल्दी उठो, मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर चूफंग उठता है, बोलता है तुम इतना शोर क्यों करो, इसको मैं सो भी नहीं सकता। ये देखकर सोंगचा बहुत खुश होती है, बोलती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तो चूफंग बोलता है मैं किसी और को नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है उसके साथ उस बेड पे सोने के लिए। वो बेड पर उसके साथ सोती है, फिर उसका हाथ मांगता है तो वो अपने हाथ देती है। चूफंग रिंग निकालता है, पूछता तुम मुझसे क्या दोबारा शादी करोगी। तो वो बोल देती है हाँ। इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये ड्रामा का लास्ट सीजन भी खत्म हो जाता है। बाय बाय एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा।